सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में अनुवाद करना सीखते हैं। संस्कृत में अनुवाद ये अभी सीबीएसई में कक्षा वैसे तो सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य है, लेकिन परीक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा 9th 10th 11th और 12th के लिए है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से कक्षा 6ठी से ही अनुवाद बनाना आना चाहिए। अनुवाद के लिए सबसे पहले हमको शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, अर्थात हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संस्कृत के शब्द भंडार हो, शब्द रूप और धातु रूप का हमें अध्ययन हो, ध्यान हो। जरूरी नहीं है कि सारे कंठस्थ हो, लेकिन कुछ मुख्य रूप से शब्द रूप और धातु रूप यदि आप याद रखते हैं तो आपको उसी पैटर्न पर जितने शब्द रूप या धातु रूप रहेंगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि अनुवाद एक बहुत संस्कृत में आवश्यक चीज़ है। यदि हम संस्कृत लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो यदि हमको संस्कृत में लिखना, पढ़ना, अनुवाद करना ना आए तो फिर संस्कृत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ है ये तो हमने बताया, लेकिन इसके लिए आपको और भी ज़रूरी चीज़ है कि कर्ता, कर्म और क्रिया का ज्ञान बहुत आवश्यक है। कारक का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना कारक के ज्ञान के आप शब्द रूप के ज्ञान के बिना, धातु रूप के ज्ञान के बिना अनुवाद नहीं सीख सकते। किसी जैसे हिंदी में या इंग्लिश में आपको वाक्य दिए रहेंगे और आपको क्या करना है, उसका ट्रांसलेट करना है संस्कृत। ठीक है, अक्सर 5 नंबर के 5 रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वचन, पुरुष, लिंग, विभक्ति, इस सब का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो संस्कृत में आप जानते ही हैं कि कितने वचन होते हैं, 3 वचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में आप जानते हैं कि 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे एक वचन हो गया एक के लिए, तो ये हो गया बालकः। क्या द्विवचन क्या हो गया, बालका। ये बालक का शब्द रूप हो गया, आकारांत पुल्लिंग है। और बहुवचन में बालका, एक लड़का है तो हम बालका का प्रयोग करेंगे, 2 लड़का है तो बालकों का प्रयोग करेंगे, और 3 या 3 से ज़्यादा है तो हम बालका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बालका, बालको, बालका। इसी तरह बालिका, बालिके, बालिका, नदी, नदियों, नदियाँ, जो भी होगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पा। लिंग भी जानते ही हैं आप, 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, पुल्लिंग से पुल्लिंग का बोध होता है। यहाँ शब्द से मतलब है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यहाँ ये नहीं मेल फीमेल से संस्कृत में मतलब नहीं होता है। इसलिए हमको पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा, कौन सा स्त्रीलिंग, कौन सा। उसमें भी अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत इत्यादि का ध्यान रखना आवश्यक है। पुरुष हो गया, वचन हो, पुरुष अब जानना बहुत जरूरी है ना। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष।
इंग्लिश में जिसको पर्सन कहते हैं। प्रथम पुरुष मतलब यहाँ अन्य पुरुष से भी बोध होता है। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसमें जितने भी संज्ञावाची शब्द हैं, सर्वनाम है या विशेषण है या अदर थिंग्स हैं, सब आ जाते हैं। मध्यम पुरुष में संस्कृत में त्वम, युवाम, यूयम एवं उत्तम पुरुष में हम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम, हमको, तुमको छोड़कर जितने भी वस्तु आते हैं सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। हम आपको पुरुष को और थोड़ा आगे ले जाते हैं, क्योंकि अनुवाद बिना इन सब आधार ज्ञान के संभव अनुवाद बनाना नहीं है। जिनको इन सब आधार ज्ञानों पर कंट्रोल है वे आसानी से बना सकते हैं। तो पुरुष में देखिए कि पुरुष का उदाहरण दीजिए। प्रथम पुरुष एक वचन में स, तौ, ते, एक वचन में स, द्विवचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। स, तौ, ते ये पुल्लिंग हो गया। वह, वे दोनों, वे लोग। स, तौ, ते, स, ते है। स, तौ, ते, वे, वह, वे दोनों, वे लोग। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? सा, ते, ता, स्त्रीलिंग। अर्थात वह लड़कियों के लिए, वे दोनों, वे सब। नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? तत्, ते, तानि। तत्, ते, ता, ये नपुंसक लिंग। तत् पुस्तकम, ते पुस्तके, तानि पुस्तकानि, बहुवचन। और भी जितने इसके अतिरिक्त समस्त वस्तु, नाम इत्यादि प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम एवं उत्तम पुरुष के कर्ता को छोड़कर, ठीक है। तो मध्यम और पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता फिक्स हैं, लेकिन प्रथम पुरुष का कोई फिक्स नहीं है। जितने भी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता है उनको छोड़ के सारे कर्ता, सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रथम पुरुष में ही आते, इसलिए कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। अब चलिए, अब हम लोग मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष हो गया सतौते, साते, ता, तत्ते, तानी, है ना। या राम, रामो, रामाः, बालका, बालको, बालकाः, नदी, नद्यो, नद्यः, लता, लते, लता इत्यादि। चलिए, अब हम लोग मध्यम पुरुष में पहुँचते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष का कर्ता क्या है? फिक्स है इसका। एक वचन में त्वम मतलब तुम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। तुम,
तुम दोनों, तुम लोग या तुम सब। ठीक है। तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम लोग या हम सब। ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए फिक्स है, लेकिन प्रथम पुरुष के लिए कोई भी कर्ता फिक्स नहीं। तो इस तरह से पुरुष, वचन, लिंग और विभक्ति का ज्ञान होना अनुवाद बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बिना इन व्याकरणों की जानकारी के हम अनुवाद में आगे नहीं बढ़ सकते। विभक्ति जैसा आप जानते ही, प्रथमा से लेकर के और संबोधन विभक्ति तक जो कारक की विभक्ति है, आप हिंदी में पढ़े ही हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की नाने री रारे रे, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है। तो इस तरह से इनका ज्ञान बहुत जरूरी है। कारक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कारक का ज्ञान अनुवाद के लिए आवश्यक है। शब्द रूप, शब्द रूप, धातु रूप का ज्ञान आवश्यक है। यदि इतनी सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अनुवाद पर कमांड कर लेंगे। अनुवाद पर कमांड करने का मतलब है अनुच्छेद लेखन भी हो जाएगा, चित्र वर्णन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसलिए मैं आज भूमिका के तौर पर इतना ही बताता हूँ। अगले दिन फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस पाठ से। तब तक के लिए आप धन्यवाद।